अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं असलम कादरी, आप देख रहे हो टॉप न्यूज़ 11। क्या चुनाव आयोग ने बीजेपी के खाते में 100 सीटें बढ़ा दी हैं? सोशल मीडिया पर चुनाव में घोटाले को लेकर कुछ पॉइंट भी बताए जा रहे हैं। जैसे किसी ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट साझा की और किसी ने ग्राफिक्स दिखाकर ये समझाने की कोशिश की बीजेपी ने 100 सीटों में घोटाला किया है। आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे क्या सच में चुनाव आयोग ने बीजेपी की 100 सीटें बढ़ा दी हैं और इसको लेकर जो तर्क दिए जा रहे हैं उसने सबको चौंका दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, जब टोटल वोटर का डेटा देने की बारी आई तो चुनाव आयोग अपने कदम पीछे खींच रहा था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो चुनाव आयोग ने कहा हम ऐसे डेटा नहीं दे सकते और ये मामला तब उठा जब 2 चरणों के फाइनल आंकड़े चुनाव आयोग देने में देरी कर रहा था। पहले चरण के फाइनल आंकड़े 11 दिन के बाद दिए और उसका जब परसेंटेज आया तो उसमें 6% का इजाफा कर दिया गया। अगर नंबर की बात की जाए तो कहा गया कि इन 2 चरणों को मिलाकर 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ा दिए गए। अगर इन 1 करोड़ वोट को अलग अलग 100 सीटों में बांटें तो क्या इससे 100 सीटें बीजेपी जीत जाएगी? कुछ इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग को घसीटा जा रहा है, जबकि राजीव कुमार लगातार शेरो शायरी कर रहे हैं कि चुनाव खत्म हो गए, ईवीएम को अब बख्श दीजिए। तो क्या जब चुनाव दोबारा आएंगे तो ईवीएम को गाली खानी पड़ेगी? लेकिन ये ईवीएम के जरिए संभव हो पाया जो बीजेपी 240 सीटों तक पहुंच गई, वरना 120 सीटों पर ही अटक जाती। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मनीषा चौबे ने टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर शेयर करते हुए लिखा, सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने अगर 1 करोड़ 7 लाख वोट ईवीएम में नहीं बढ़ाए होते तो इनको 240 की सीटों की बजाय 120 सीट आती। अब सवाल यह है कि इसकी जांच कैसे होगी? विपक्ष को सोचना चाहिए। अब मैं आपको वो रिपोर्ट दिखाता हूं जिसको सब यूजर शेयर करके चुनाव आयोग की टांग खींच रहे हैं। आप अपना मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, चुनाव आयोग के अनुसार 4 चरणों में मतदान प्रतिशत में 1 करोड़ 7 लाख की वृद्धि हुई। यानी रिपोर्ट में कहा जा रहा है 4 चरण के वोट मिलाकर 1 करोड़ 7 लाख वोट चुनाव आयोग ने बढ़ाए। अगर 1 करोड़ 7 लाख वोट अलग अलग सीटों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो क्या होगा? देखिए, आगे रिपोर्ट में लिखा हुआ भी है। प्रत्येक चरण में मतदान के दिन देर रात चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदान संख्या और नवीनतम अद्यतन संख्याओं के विश्लेषण से पता चलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों में अंतर लगभग 1 करोड़ 7 लाख वोटों का हो सकता है। यहाँ इस रिपोर्ट में एक ग्राफिक भी शेयर किया गया। यहाँ 379 निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्त होने के बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 28,000 से अधिक मतों का औसत है। इस ग्राफिक में सबके आंकड़े बताए गए हैं। आंध्रा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इसमें पोलिंग नाइट कितना था और परसेंटेज कितना कितना बढ़ाया गया। कहीं किसी राज्य में 4, कहीं किसी सीट पर 2 और कहीं 1% वोट बढ़ाया गया। आप इस ग्राफिक में देख सकते हो चुनाव आयोग ने कई जगह वोट प्रतिशत चेंज किया। अब इसी ग्राफिक को, इस रिपोर्ट को आधार मानकर लोग कह रहे हैं अगर ये 1 करोड़ वोट चुनाव आयोग नहीं बढ़ाता तो आज बीजेपी की पोजीशन बहुत खराब होती, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना पाते। अगर ऐसा होता तो इंडिया गठबंधन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ आने के लिए बेताब होते और टीडीपी, जेडीयू और इंडिया गठबंधन मिलकर सरकार बना रहे होते। तो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया डेटा पर जांच होनी चाहिए। कोई भी सवाल करता है तो चुनाव आयोग छटपटा क्यों जाता है? इस पर और चुनाव आयोग के इस डेटा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गठबंधन करके बीजेपी ने जैसे तैसे सरकार केंद्र में बनाई और सरकार बने हुए अभी 24 घंटे का समय भी पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले ही मोदी सरकार में खटपट शुरू हो गई। दरअसल आपको बता दूं, मोदी सरकार के एक नेता ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जैसा कि आपको पता है, बीजेपी का केरल में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन केरल से सुरेश गोपी जीते थे और इनको मोदी सरकार ने राज्य मंत्री की शपथ दिलाई। लेकिन अब बताया जा रहा है सुरेश गोपी ने राज्य मंत्री का पद छोड़ दिया। सुरेश गोपी ने कहा, मैं मोदी के राज्य मंत्रालय से इस्तीफा दे चुका हूं।
अब कोई मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश न करे। अब आप देखिए, सरकार बने एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है, उससे पहले ही मोदी सरकार में इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी की करारी हार के बाद पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ से नाराज बताए जा रहे हैं और इसकी नाराजगी प्रधानमंत्री मंडल में साफ देखने को मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ के करीबियों को मंत्री पद की लिस्ट में पीएम मोदी ने जगह नहीं दी और योगी के जितने भी करीबी थे उनका मंत्री पद से भी पत्ता काट दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार 70 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन भाजपा को सिर्फ 33 सीटें ही मिली, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती। अब इसी बात से नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं और सीएम योगी के करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के दौरान जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं आपको बता दूं, ये सब शिवगेड़ी मंदिर से कटघरा लौट रही थी, तभी आतंकवादियों ने उस पर हमला कर दिया। आतंकवादियों का ग्रुप राजौर, पूंछ और रियासी इलाकों के ऊपर छिपा हुआ था। हमले की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और सर्च इंजन अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देश के लोगों का कहना है, पीएम मोदी ने कहा था आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले नहीं होंगे। उसके बावजूद लगातार जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं और बम बारूद पकड़ा जा रहा है, लेकिन कभी भी उसकी जांच नहीं होती है, जैसे पुलवामा हमले की जांच नहीं हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह से पहले टीडीपी और जेडीयू ने साफ कहा है प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कानून लाने नहीं दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पीएम मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड और मुस्लिम कोटा तक में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके बाद बीजेपी के नेताओं और गृहमंत्री अमित शाह तक का चेहरा उतर गया। जब भी केंद्र में बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ काम करती थी और मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाती थी, लेकिन इस बार मोदी और अमित शाह नीतीश नायडू के चक्कर में फंस गए हैं और इन दोनों नेताओं ने मुसलमानों के खिलाफ कोई भी कानून लाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कही है कि मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून नहीं लाने दिया जाएगा। यानी बीजेपी की सरकार केंद्र में बिना पावर वाली सरकार होगी और मुसलमानों के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर पाएगी। तो इन सभी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।